वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है, प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने हिंदी पढ़ा, आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ा होगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी में कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जानना है। कार्यालयी हिंदी मतलब जो कार्यालय में यानी ऑफिस वगैरह में जिन हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको कार्यालयी हिंदी कहते हैं। इसके बहुत सारे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। 2023 वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं और 2023 के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर से तो आप सभी लोग जानते होंगे, तमाम सारे जो प्रश्न बनेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कार्यालयी हिंदी के कई सारे टॉपिक हैं, उनसे कई प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। सिलेबस 1-2 दिनों पहले या 4-5 दिनों पहले मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको तो आप सिलेबस एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिलेबस मैं दे चुका हूँ। अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जी जो है दीजिए, क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर दीजिए ताकि आपकी बार ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हर एक सेमेस्टर में जो विषम मतलब सम सेमेस्टर है यानी कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं आपकी बार ऑब्जेक्टिव होने वाली है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। ठीक है, अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखें। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, आपका यही सिलेबस है और आपको यही पढ़ना है। ठीक है, केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, तो उसके बारे में मैं जो है अगली वीडियो में बता दूंगा। सेपरेटली सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए एक मॉडल पेपर में दूंगा जिसमें वहां से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक है, ये बाकी सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अनुसार राजभाषा के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, लोकसभा को या राज्यसभा को? किसको भैया? तो राज्य भाषा अधिनियम जो 1963 में आया उसकी जो धारा है 8, उस धारा के अनुसार राजभाषा के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो केंद्रीय सरकार को दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैप्टर वाइज वीडियोस में प्रोवाइड करवाऊंगा आपकी बार। ठीक है, और भी तमाम प्रकार के लेक्चर्स आपके समक्ष आएंगे, लेकिन मॉडल पेपर को लेकर के आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि पेपर से बहुत दिनों पहले मॉडल पेपर दे दिया जाए ताकि आप कई बार जब एक मॉडल पेपर को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी कर्मचारियों को प्रबोध प्राणीण प्राग परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन दिए है, हाँ या नहीं? बताएं। हिंदी भाषी कर्मचारियों को प्रबोध और इसके अलावा प्रणीण प्राग परीक्षा पास करने का पर प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बात पूछा गया है। तो दे भी है और हाँ भी है और नहीं भी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर 100% किस भाषा में दिया जाए? ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि हिंदी में प्राप्त जो पत्र होते हैं उनके उत्तर 100% किस भाषा में दिए जाएं। तो जो हिंदी में पत्र आपको मिले, प्रश्न पत्र मिले या जो भी पत्र आपके पास आए तो उसका हिंदी में उत्तर देने का प्रयास किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कौन करते हैं? बताएं। समिति के सचिव या राजभाषा के जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं, या फिर दोनों मिल करके करते हैं? समिति के सचिव और राजभाषा अधिकारी ये दोनों मिलकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, इस आशय का उल्लेख या इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान की किस धारा में किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 343 है उसका जो खंड 1 है यानी कि धारा 1 उसके अंतर्गत बताया गया। अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के 351 तक जो है भारतीय संविधान में बताया गया है राजभाषा के बारे में कि भारत की राजभाषा क्या होगी, जिसमें 343 के फर्स्ट वाले कॉलम में लिखा है कि भारत की जो या भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत की राजभाषा कौन सी? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। और भारत की लिपि कौन सी है? तो भारत की लिपि है देवनागरी। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है, ठीक है, वो है हिंदी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस भाग में 4 अध्याय में
राजभाषा संबंधित प्रावधान है? 16वें, 18वें, 15वें या 17वें? बताएं। भारत के संविधान में किस भाग में या किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? किस भाग में? तो 17वें भाग में, जो भारतीय संविधान में 17वां भाग है, उसी के जो है उसी में आप देखेंगे तो ये राजभाषा आयोग के बारे में बातें बताई गई हैं, मतलब भाषा की राजभाषा के बारे में बताई गई हैं, जैसे 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद है, तो उसी भाग में 17वें भाग में। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम को 1963 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस स्वरूप या किस रूप में स्वीकृत किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा या भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में इसको स्वीकृति मिली, इसीलिए 14 सितंबर को आप देखते हैं भारतीय हिंदी दिवस के रूप में आप बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भारत की संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा मतलब जिससे एक दूसरे से लोग बातचीत करते हैं। संपर्क भाषा जैसे एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से जो संपर्क साधती है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो बेसिकली अगर देखिए भारत की संपर्क भाषा पूछेंगे तो आपको हिंदी लगाना पड़ेगा इनमें से। ठीक है, हिंदी करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? भारत को हिंदी में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किस भाषा का? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। राजभाषा का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें सभी भाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें 22 भाषाओं की बात करी मतलब हुई है। उन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं? 22 भाषाओं की अगर बात किया है अनुसूची 8 में जो है संविधान के, वैसे अगर बात की जाए भाग 17 जो है संविधान का, भाग 17 में जो है स्थिति इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राजभाषा के बारे में, कि कौन कौन सी भाषा होंगी, हिंदी वगैरह के बारे में पूरा विस्तार से बताई गई है। लेकिन अनुसूची 8 में अब 22 भाषाओं को लिखा गया है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 22 भाषाएं संकलित हैं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर उसके बाद में 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, उसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी यानी भाषा जोड़ी गई। फिर इसके बाद में 8वीं अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची में भाषाएं तीनों जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, इसको नमक भी कहा जाता है, नमक। ठीक है, नमक भाषा। पहले सिंधी जुड़ी, ठीक है, पहले 18 भाषाएं थी, फिर उसके बाद में क्या हुई, एक भाषा सिंधी जुड़ी 1967 में 21वें संविधान संशोधन में। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, उसमें 3 भाषा जुड़ी, नमक। नमक से याद रखें नेपाली या ना से, ठीक है, मा से क्या होता है मणिपुरी, ठीक है, और का से क्या होता है कोंकणी, यानी नेपाली, मणिपुरी और जो है कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई। फिर इसके बाद में 2003 में एक संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और इसमें जो है 4 भाषा जोड़ी गई, और वो 4 भाषा थी बोडो मास। ऐसे ध्यान रखिएगा, बोडो मास, बोडो मास। बोडो से क्या हो गया, बो मतलब होता है बोडो, मतलब बो माने बोडो भाषा, डो माने डोंगरी भाषा। ठीक है, और यह माँ का मतलब होता है जो है आपका कौन सी भाषा, माँ मतलब मैथिली, और एक प्रकार से सा का मतलब होता है संथाली। मैथिली, संथाली और बोडो और डोंगरी, ये 4 भाषा जोड़ी गई 2003 में। तो 4, 3, 7 और 1, 8, ये 8 भाषाएं जुड़ने के बाद में 22 भाषाएं करके होती हैं। ठीक है, तो 14 भाषाएं शुरुआत में थी, उसके बाद में फिर 8 भाषाएं जुड़ी, तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई भैया? 14 और 8 कितना होता है 22। तो 22 भाषाएं वर्तमान में हैं 8वीं अनुसूची में। तो इनमें से देखिए मणिपुरी शामिल है, कोंकणी भी है और मैथिली भी है। क्या राजस्थानी शामिल है? राजस्थानी जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया राजस्थानी जो है ये भाषा संकलित नहीं है 8वीं अनुसूची में, बाकी तीनों संकलित है। अच्छा, भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा हिंदी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रहे हैं प्रश्न ना? आगे बढ़िए। चले अगला क्वेश्चन, तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बाकी 2023 वाले मॉडल पेपर को और आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो लेक्चर। आगे देखेंगे, अंग्रेजी में लिखित किंतु हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र की गणना
किस भाषा में की जाएगी, यानी कि कोई ऐसा पत्र जो अंग्रेजी में लिखा हुआ हो और हस्ताक्षर उसका हिंदी में हुआ हो, तो उसको हम किस भाषा में पढ़ेंगे, उसको अंग्रेजी में, एक प्रकार से अंग्रेजी भाषा में उस पत्र की गणना करी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत देश में भाषा का फार्मूला है, भारत देश में त्रिमासिक फार्मूला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि एक त्रिमासिक का मतलब होता है कि एक आपकी हिंदी, एक अंग्रेजी और एक मातृभाषा जहाँ की है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न, यूनिकोड क्या है। यूनिकोड जो होता है कोई भी प्लेटफॉर्म का हो, कोई भी प्रोग्राम का हो, कोई भी भाषा का हो, यूनिकोड यही होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष जो होते हैं उपराज्यपाल, विभागों के प्रमुख और मुख्य सचिव, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संसदीय राजभाषा समिति 1957 में गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है आपके, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी, बताएं। संसदीय राजभाषा समिति की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी, वैसे तो 1963 में ही एक प्रकार से आयोग का गठन किया गया था, लेकिन पहली बैठक जो संसदीय राजभाषा समिति की हुई थी वास्तव में वो 1976 आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है। संसद की सबसे पुरानी समिति जो है वो वित्तीय समिति है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितनी समितियां हैं। भारत में कुल कितनी समितियां हैं, 17 समितियां, संसदीय समितियों की बात हो रही। बी ऑप्शन। संसद की सबसे बड़ी समिति का क्या नाम है। संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। बी ऑप्शन। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, श्री गिरीश चंद्र भालचंद्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्राक्कलन समिति के कार्य हैं, प्राक्कलन समिति का कार्य होता है बजट में शामिल अनुमानों की समीक्षा करना और सार्वजनिक व्यय में किफायती सुझाव देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उपरोक्त दोनों कार्य होते हैं प्राक्कलन समिति का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संविधान की द्वितीय बैठक कब हुई थी। संविधान की द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक आपसे पूछेगा तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 2 दिन पहले 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब संविधान की द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर, अच्छा इस समय अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बैठक में, राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से बना दिया गया था। ठीक है, इनका चुनाव हुआ और ये सभापति नियुक्त किए गए। लेकिन उससे पहले जब 9 दिसंबर को संसदीय मतलब संविधान की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें अध्यक्ष मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और उनको 2 दिनों एक बैठक के लिए चुना गया था, बाकी जो है चुनाव हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय मतलब अस्थायी अध्यक्ष पूछे संविधान सभा का तो आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। निम्न में से प्रयोजन मूलक हिंदी के कौन से रूप हैं, बताएं। और भी मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा, लेकिन एक प्रकार से आप लोग लगातार कमेंट करें तो मैंने सोचा मॉडल पेपर देना चाहिए आपको। निम्न में से प्रयोजन मूलक हिंदी के कौन से रूप हैं, बोली, भाषा और राजभाषा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी राजभाषा का उल्लेख राज्य घटना के कौन से अनुच्छेद में आया है। तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में आया। मैंने आपको बताया था ये भाग 17 आपका होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राज्य घटना के अनुसार राजभाषा की लिपि कौन सी है। राज्य घटना के अनुसार राजभाषा की लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए बांगरू, अवधी और अंग्रेजी देखिए हिंदी के अंतर्गत नहीं आती कौन सी बोली या भाषा। तेलुगु भी नहीं आती है और अंग्रेजी भी नहीं आती है। यहाँ पर अवधि होनी चाहिए, अवधि के बाद में यहाँ अंग्रेजी थोड़ा गलत हो गया है। ये तेलुगु भी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती बोली। बांगरू आती है, अवधि भी आती है, अंग्रेजी भी नहीं आती, ना तेलुगु आती। तो ये यहाँ पर अंग्रेजी काट दीजिएगा, यहाँ पर ना नापदीद कर लीजिए NOT। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। खड़ी बोली का विकास हुआ है द्विवेदी युग में आकर के खूब धड़ल्ले से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। फटाफट से आप बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी राजभाषा के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतर क्या है। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतर होता है सूचना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
प्रयोजनमूलक हिंदी किसकी रचना है? एक पुस्तक है प्रयोजनमूलक हिंदी, इसको लिखा है श्री मोटू रिसत्य नारायण ने। मोटूरी सत्यनारायण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवेदन का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। भाषा प्रयुक्ति के कितने प्रकार हैं? भाषा प्रयुक्ति के 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बड़े अच्छे भाषाविद हैं, भाषा विद्वान हैं, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप हैं? तो प्रयोजनमूलक हिंदी के 7 रूप हैं भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं जब चर्चा करूंगा पूरा तो मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कार्यालयी पत्रों की भाषा क्या होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, कार्यालयी पत्रों की भाषा क्या होती है? बोलचाल की भाषा, औपचारिक भाषा, या फिर काव्यात्मक भाषा या सरल भाषा? तो कार्यालयी पत्रों की भाषा औपचारिक भाषा होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? परिपत्र में क्या नहीं होता है? परिपत्र में विषय, पृष्ठांकन और अधिकारों का पदनाम होता है, संबोधन नहीं होता है परिपत्र में, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति से रिलेटेड गजट में प्रकाशित सूचना कौन सी होती है? उसी को अधिसूचना कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है? परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या फिर अर्ध सरकारी पत्र? तो उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न, एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को क्या कहते हैं? तो इस तरीके के पत्र को हम सर्कुलर या परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्यालय आदेश से सबसे ऊपर होता है? कार्यालय आदेश से सबसे ऊपर होता है कार्यालय का नाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो राजपत्र से होता है, गजट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूर्व प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पूर्व प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया जो पत्र होता है उसी को अनुस्मारक कहते हैं। याददाश्त वाला जो पत्र, जैसे मान लेते कोई घटना घटी है, उसका पत्र एक बार लिख चुके हैं आप, फिर उस पर काम नहीं हो रहा तो दोबारा से एक बार याद दिलवाने के लिए दोबारा जब पत्र लिखते हैं तो उसी पत्र को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है? पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेषित कहते हैं, और जो भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो पत्र भेजने वाला उसको वो प्रेषक होता है, ठीक है, और जो प्रश्न पत्र पाने वाला मतलब कि जो पत्र पाने वाला होता है जिस व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है उसको प्रेषित कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र संबोधन का रूप होगा? श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, क्या लिखोगे आप? तो आप अपने अगर मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो आप लिखेंगे श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखें, सबऑर्डिनेट के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है, फटाफट से आप बताएंगे। हिंदी में सब ऑर्डिनेट के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, क्रम क्रमांक का मेल, क्रम क्रमांक का मेल क्या होता है? मानद मानदंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द एवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? एवार्ड का हिंदी समकक्ष एवार्ड, देखिए, पुरस्कार, अधिनिर्णय और ग्रहण करना, पंचाट, इनमें से जो एवार्ड, एवार्ड देखिए अलग अलग यहाँ पर, पुरस्कार, अधिनिर्णय और ग्रहण करना और पंचाट, तो यहाँ पर जो है इसका समकक्ष कौन सा नहीं है? ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत हिंदी परिभाषित है? असंगत हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है इसमें से? देखें, इसमें डेपोनेंट, अभिसाक्षी, विलफुल जानबूझकर, पर्सनल, कार्मिक, और ये परजूरी शपथपूर्वक, तो ये इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, निम्न में से रिटर्न का हिंदी परिभाषित
नहीं है, बताइएगा। रिटर्न का रिटर्न का पुनरीक्षण जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड का सही परिभाषिक शब्द नहीं है। कीर्तिमान, अभिलेख या दर्ज करना है सूचित करना? सूचित करना इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टेम्परामेंटल का सही परिभाषिक है। टेम्परामेंटल का सही परिभाषिक कौन सा इनमें से? तुनक मिज तुनक मिजाज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक रूप सही है? हिंदी का परिभाषिक रूप किसमें सही है, बताइएगा। मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक समर्थन, या फिर मिनट्स कार्य योजना, सब मतलब कि सब जुसाई मतलब कि न्यायाधीन जिसको बोलते हैं, विजिलेंस माने सतर्क, कौन सा रूप सही है? इसका बी आप सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सरप्राइज्ड का हिंदी परिभाषिक शब्द है। सरप्राइज्ड का होता है अतिक्रमण करना, अधिक्रमण करना, अधिगमन करना या अधिग्रहण करना। अतिक्रमण, सरप्राइज्ड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का परिभाषिक शब्द है। ये संज्ञेय अपराध का परिभाषिक शब्द है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक रूप सही नहीं है, बताएं इसमें से। बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार, अटैचमेंट कुर्की, या प्यूनिटिव दंडात्मक, या गुड फेथ सद्भाव। तो बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डेप्यूटेशन के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए प्रतिनियुक्ति करेक्ट आंसर होगा। अपरिहार का अंग्रेजी पर्यायवाची, अपरिहार का अनअवेलेबल, अनऑडिएबल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा, बताएंगे फटाफट से। पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था, मतलब कब बनाया गया था? पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पहला कंप्यूटर जो बनाया गया वो बनाया गया था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कब बना? विद्युत यांत्रिक यानी विद्युत से चलने वाला कंप्यूटर 1940 के आसपास बना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एनियाक का विकास कब हुआ? एनियाक का विकास 1945 में हुआ। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का युग आरंभ माना जाता है कब से? 1946 से। अगला क्वेश्चन से, एनियाक का आविष्कार किसने किया था? जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोचले या मोसले, दोनों ने मिलकर के किया था, ए और बी दोनों। कंप्यूटर सिस्टम की विशिष्टताएं हैं। कंप्यूटर सिस्टम की विशिष्टताएं देखें, गति, भावना रहित और स्मृति। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है? कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किसका? तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा को उपयोगी बनाना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा इसमें डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ डाटा को उपयोगी बनाना, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलें, प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है, बताएं। कंप्यूटर में क्या चीज़ मेमोरी को दर्शाता है? तो रैम दर्शाता है मेमोरी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? RAM। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एक होता है रोम। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, बताएं। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार क्या नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, बताएं।
कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है सर्वर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? मेमोरी शब्द का संबंध जो है स्टोरेज से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, किसमें? बिट में मापते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडी पर आप क्या क्या मतलब कर सकते हैं? सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इस पर आप पढ़ लिख दोनों सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया गया है। सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर आप सॉफ्टवेयर शब्द का संसाधन में प्रयोग किया जाता है वर्ड स्टार, पेज मेकर और एमएस वर्ड, इन सभी के लिए सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो होती है हार्डवेयर होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएमएस का सही अर्थ क्या है, यानी एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यस का मतलब होता है शार्ट मैसेजिंग सर्विस, इसको क्या बोलते हैं? शार्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी डैक वेबसाइट निम्न में से कहाँ विकसित हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सी डैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि हिंदी में प्रगत संगणन विकास केंद्र कहते हैं इसको। तो सी डैक वेबसाइट निम्न में से कहाँ विकसित हुआ? पुणे में विकसित हुआ। इसके बाद में इसके 11 लगभग जो है इसके जो है खोले गए हैं अलग अलग जगहों पर भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा मॉडल पेपर आपके समक्ष रखा जिसमें लगभग 100 से अधिक मॉडल पेपर मतलब प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा करी, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और बाकी वीडियोज़ जो है जल्द ही आपके समक्ष और भी मॉडल पेपर में दूंगा, जिसमें और अच्छे तरीके से चर्चा करने का प्रयास करूँगा। इसमें क्या था, थोड़ा सा समय मेरे पास कम था और इसीलिए मैंने इसको विस्तार समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊँगा तो उसमें मैं समझा करके आपको जो है तीव्र गति से समझा करके खूब अच्छे तरीके से लगभग 1-2 घंटे की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। वैसे चैप्टर वाइज वीडियो भी आपकी बार आपको देने वाले हैं, तो आपकी बार बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होने वाली। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।